तो जैसा हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हम अभी आगे ब्रिटिश रोमांटिक्स के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं, और ब्रिटिश रोमांटिक्स पे भी ये कुछ एक फैक्टर्स आपको दिखेंगे। उसमें पॉलिटिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज, फिलोसॉफिकल, लिटरेरी एस्पेक्ट्स और डिफरेंशिएट करके देखेंगे न्यू क्लासिकल और रोमांटिक्स को। फिर इसको बुक्स से बात करेंगे। इस पे अपन कुछ एक एक करके बात करते हैं। पहला हिस्सा मैंने कहा पॉलिटिकल कॉजेज क्या रहे, क्योंकि आपका पॉलिटिक्स में जो चीज है, अगर आपका स्टेट जो चाह रहा है, लिटरेचर उससे हट नहीं सकता। कुछ ना कुछ अथॉरिटी ऐसे काम करती है। तो ये लोग इस अथॉरिटी के कुछ अगेंस्ट जाने, क्योंकि रोमांटिक्स तो है ही अथॉरिटी के अगेंस्ट जाने की चीज, तो वहां पॉलिटिक्स में आपको दिख क्या रहा है, क्यों जाने की जरूरत पड़ रही है ब्रिटिशर्स को इस अथॉरिटी के अगेंस्ट जाने की। तो इसके ऊपर हम जैसे हर क्लास में पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं, तो उसी पॉलिटिकल कॉजेज के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या दिखते हैं अपन को। पॉलिटिकल कॉजेज, अब इस चीज का जवाब आप दोगे। हमने नियो क्लासिकल पढ़ते वक्त एक बात कही थी कि 1714 से लेके एक डायनेस्टी की शुरुआत होती है। उसका नाम था हैनो हैनोवोरियन हैनोवोरियन डायनेस्टी 1714 से, और ये डायनेस्टी चलती है आपकी 1901 तक। जब तक आपका क्वीन एलिजाबेथ है वो हैनोवोरियन डायनेस्टी से ही। इससे पहले अपन ने जब रेनेसांस शुरू किया था तो शुरुआत करी थी ट्यूडर्स की। ट्यूडर्स के बाद में हमने पढ़ा स्टुअर्ट्स को, और स्टुअर्ट्स के बाद में जिस डायनेस्टी की शुरुआत हो रही है वो है हैनोवोरियन। हैनोवोरियन में 1714 में अपन ने जॉर्ज वन को पढ़ा, फिर जॉर्ज सेकंड आए, और अब अपने पास रोमांटिक्स में कौन है, जॉर्ज थर्ड। हैनोवर जर्मनी का एक प्रांत, एक हिस्सा, एक स्टेट, उसे हैनोवर बोला जाता है, और हैनोवर से जो राजा आया उसे हैनोवोरियन नाम दे दिया गया। ये हैनोवोरियन, इनका लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये आधे से ज्यादा वक्त कहां रह रहे थे, जर्मनी में रह रहे थे। ये अपना प्राइम मिनिस्टर यहां छोड़ के जाते थे। जैसे जॉर्ज सेकंड तक तो रॉबर्ट वेलपोल थे। रॉबर्ट वेलपोल, जब आप गॉथिक लिटरेचर पढ़ते हैं, होरेस वेलपोल के भाई, कैसल ऑफ ओट्रांटो जिसने लिखी थी 16, कब लिखी थी कैसल ऑफ ओट्रांटो, 17, कल ही पढ़ा था, 1764। तो उस कैसल ऑफ ओट्रांटो को, जो प्राइम मिनिस्टर को छोड़ देते थे कि आप संभालो नेशन को, तो यहां प्राइम मिनिस्टर है जॉर्ज थर्ड इस रोमांटिक एज में, और यहां प्राइम मिनिस्टर है विलियम पिट। ये विलियम पिट भी क्या कर रहे हैं, यहां करप्शन है, यहां लोगों की बात सुनी नहीं जा रही, टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, और फ्रांस में उधर रेवोल्यूशन हो रहा है पीछे। तो लोग यहां इंस्पायर होंगे या नहीं अथॉरिटी को तोड़ने के लिए। तो राइटर्स भी उसी इंडिविजुअलिटी की, इंडिपेंडेंस की, फ्रीडम की, रेवोल्यूशन की बात यहां करते हुए नजर आएंगे इनकी गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल स्पेस मिलता है कहीं आपको। अब आज ये बताओ, जगह जगह रेवोल्यूशन, जगह जगह सॉरी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों हुए प्रोटेस्ट? कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने आपको स्पेस दिया कुछ करने के लिए। स्पेस इसलिए दिया कि कुछ गड़बड़ चल रही थी सोसाइटी में, तो वो स्पेस मिला। तो क्या, अब बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो आप रैशनैलिटी की बात करोगे क्या, तर्क की? प्रोटेस्ट है भावनाओं से होते हैं, तर्क से नहीं होते कभी भी। तो ये यहां इस रेन में, इस पीरियड में प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, और इसी प्रोटेस्ट में इंग्लैंड के अंदर भी चीजें दिख रही हैं। जैसे मैं दो एग्जांपल आपको दूं। एक तो है पीटरलू मैसेकेर 1819 में। यहां फ्रेंच रेवोल्यूशन में या उससे पहले वाटरलू की बैटल हुई थी नेपोलियन के साथ इंग्लैंड की। तो उस बैटल के बाद बहुत सारे सोल्जर्स हैं वो मरे थे, और वो इंग्लैंड वापस आए कि हमें रोजगार नहीं, अब हम क्या करें। तो ये पेटरलू स्क्वायर पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इन लोगों को मार दिया गया। और इसी के ऊपर शैली ने लिखी थी, आगे पढ़ेंगे जिसको अपन, मास्क ऑफ
एनार्की। और शैले इसी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हमें इन बंधनों को तोड़ना होगा। इस तरह का सरकारी कामकाज चल रहा है, इस तरह का सिस्टम चल रहा है। उस सिस्टम में आप नियो क्लासिकल एज तो आई इस वजह से थी। नियो क्लासिकल की शुरुआत कहां से होती है? रेस्टोरेशन से ही हो जाती है। 140 साल का पीरियड है नियो क्लासिकल पूरा। तो उस वक्त राजा चार्ल्स सेकंड है। चार्ल्स सेकंड के टाइम पे सिविल वॉर ये चल रहे हैं, तो राजा ने कहा तर्क वाली बातें ही करनी, तर्क से इधर कहीं नहीं जाना है। तो लोगों को भी पता था कि अब इमोशन होंगे तो अराजकता आ जाएगी। मेटाफिजिकल और इन सबसे हटते हैं, अब इमोशन की बात नहीं करते, अब तर्क की बात करते हैं। तो उस वक्त तर्क हावी हो गया, उस वक्त न्यूटन और इन सबको स्पेस मिल रहा है। आज इस दौर में साइंस को स्पेस नहीं है, इस दौर में स्पेस इमोशंस को, उससे लोग ऊब गए हैं उस चीज। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम आपको नजर आ रहा है। समझ में आ रही है कोई बात? ये ब्रिटिश सोसाइटी में क्या हो रहा है उस पर मैं आपकी नजर रखवाना चाह रहा हूं। ठीक, अब सोशल कॉजेज की बात कर लें। पॉलिटिकल समझ बनी कि गवर्नमेंट में क्या हो रहा है उस वक्त। सोशल कॉजेज को देखते हैं। पहला ही प्री रोमांटिक पढ़ते वक्त मैं एक चीज का चर्चा करके आया था, वो था इनक्लोजर एक्ट्स। इनक्लोजर एक्ट्स क्या थे? जो भी छोटी एरिया था, छोटे किसान थे, इंग्लैंड ये चाह रहा था, करप्शन था, पैसा कहीं से आ नहीं रहा था, तो सोचे करें क्या। विलियम पिट गवर्नमेंट चला रहा था, राजा को कोई परवाह नहीं थी, तो क्या किया कि जो भी छोटी जमीनें हैं उन पे कब्जा कर लो, बड़े किसानों को दो, जिससे मुनाफा ज्यादा होगा। छोटे किसानों के पैसा खत्म हुआ, कहाँ जाएंगे? गांव से सिटी में जाएंगे। शहर है, भीड़ बढ़ रही है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एक इंसान सफर कर रहा है, पूरे दिन परेशान हो रहा है और अपने गांव की याद आ रही है, उस देहात की याद आ रही है। अब उसे जयपुर में, मैं मेरी खुद की एक चीज बताऊं, रोज कॉलेज जाना 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे क्लास लेनी, क्लास लेने के बाद जब आप अपने गांव जाते हो ना, तो लगता है जिंदगी तो यही है यार। वो तो एक आप मैकेनिकल आदमी बन गए हो, रोज 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 यही चीजें करनी। यहाँ गए, यहाँ से गए पढ़ना, सुबह कॉलेज जाना, वापस यहाँ पढ़ाना, पढ़ना, कॉलेज जाना, तो वो क्या जिंदगी हो गई। तो इन लोगों को नेचर खूबसूरत लगेगा या नहीं लगेगा? जो गांव से इंसान था, गांव छुड़वा दिया गया, और इस इनक्लोजर एक्ट की वजह से वापस लोग उस चीज को याद कर रहे हैं। ये प्री रोमांटिक और रोमांटिक के ऊपर, इनक्लोजर एक्ट के ऊपर आपसे कभी आगे ये चीज पूछी जा सकती है कि रोमांटिक एज के आने में सोशल कॉजेज में दिखे तो इनक्लोजर एक्ट का कोई कंट्रीब्यूशन है या नहीं। तो एक इनक्लोजर एक्ट की बात आई, इंडस्ट्री की बात आई। इंडस्ट्री, जब आप विलियम ब्लेक पढ़ते हैं तो हमने क्या पढ़ा था? लंदन पोएम में वो क्या कहते हैं? चार्टेड थेम्स को भी चार्टेड रिवर बताया है। माइंड फोर्स्ड मैनाकल्स, मतलब दिमाग पे बंधन है, कड़ियां लगी हुई हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री में, इस लंदन शहर में नेचर की खूबसूरती कोई चीज है ही नहीं, हर चीज तर्क के हिसाब से बंधी हुई है और उसे उसे छोड़ना है कैसे भी करके। पीछे प्री रोमांटिक में विलियम ब्लेक पढ़ा था जब इन चीजों की अपन ने बात करी, वर्ड्सवर्थ और ये भी सब यही बात करते आगे नजर आएंगे। तो ये इनक्लोजर एक्ट का एक चीज आपको नजर आती है। दूसरा, यहां सोशल कॉजेज में अपने पास दिखेगी जो कॉजेज समाज में क्या हुआ और वो कारण हमें रोमांटिक की तरफ लेके जा रहे हैं, ये कॉजेज उसकी चर्चा है। एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, व्यक्ति खुद जरूरी हो गया, अब उसकी खुद की फीलिंग जरूरी हो गई, सोसाइटी ने उसे, अब कनेक्ट करो इस चीज को। कांत ने क्या कहा था? मैंने कहा था इस पेन को डिफाइन करो, फोन को डिफाइन करो, तो आपने डिफाइन वही किया जो आपने समाज में सुना है। मैंने कहा ये डेफिनेशन कोई जरूरी थोड़ी यही हो, कांत भी यही कह रहा था। रूसो ने क्या कहा था? इस इंडिविजुअल से जोड़ के देखो, इंसान की फीलिंग्स। बच्चा है, बच्चा क्या है? बच्चा कभी
सोसाइटी के लिए सोच रहा है क्या? खाना नहीं मिला रोएगा, प्यार नहीं मिला रोएगा, डांट मिली रोएगा। इसी इंडिविजुअल के ऊपर है सॉरी, जिस जब जब वो समाज के पास आएगा वो सोचने लग जाएगा, और वही मासूमियत ये इंडिविजुअलिटी दिखाती है। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, किसकी किसकी इक्वलिटी? हर इंसान अकेला है, हर इंसान की इंपॉर्टेंस है, हर इंसान की फ्रीडम है, हर इंसान की लिबर्टी है, हर इंसान के साथ फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का भाव है, हर इंसान जरूरी है। यही बात इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस झलकती है समाज में, और यही इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इनक्लोजर एक्ट्स भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और यही चीज आपको रोमांटिक की तरफ लेके जा रही है। समझ आई इस बात? तो ये कुछ सामाजिक ढांचे, इसमें सोशल कॉजेज में सबसे बड़ी चीज इंक्लोजर एक्ट और इंडस्ट्री दिख रही है। पॉलिटिकल में आपको जॉर्ज थर्ड का रेन दिख रहा है, और जॉर्ज थर्ड विलियम पिट की गवर्नमेंट दिख रही है जो आपके साथ ये चीजें करवा रहा है। पेटरलू मैसेकेर हो रहा है, लोगों को मरवाया जा रहा है। पेटरलू मैसेकेर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इस पे एक पोयम लिखी है शैले ने, इस पे शैले पढ़ेंगे तब आगे बात करेंगे। तो हेनेवोरियन डायनेस्टी के करप्शन, इनक्लोजर एक्ट्स की चर्चा हुई। अब सबसे बड़ी बात है वो है आपके फिलोसॉफिकल कॉजेज। आप एक सोसाइटी में रहोगे, वहां आपका थिंक टैंक भी काम करता है, और वो थिंक टैंक क्या करता है आपसे? इस सोसाइटी को अपलिफ्ट करने, सुधारने की उम्मीद रखता है, तो वो अपने कुछ विचार देता है वहां। तो जब जब वो अपने विचार देगा तो वो क्या करेगा? जो पुराना ढर्रा है उसे तोड़ के आप नए की तरफ बढ़ो, ताकि ये सोसाइटी कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट हो, मॉरली एथिकली कुछ इसमें डेवलपमेंट्स नए आए, अपलिफ्टमेंट हो। तो फिलोसॉफिकल कॉजेज अब देख लेते हैं। फिलोसॉफिकल कॉजेज, अभी कितने फिलोसोफर पीछे दूसरी कंट्री से अपन पढ़ के आए हैं? नाम याद करें तो। हम्म स्ट्रम, सबसे पहला ही अपन ने शुरुआत कोई मूवमेंट की बात करी तो स्ट्रम एंड स्ट्रंग मूवमेंट, स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस मूवमेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने कांत पढ़ा था जर्मनी में। उसके बाद हमने फ्रांस में रूसो पढ़ा था। उसके बाद हमने वोल्टेयर पढ़ा था, विक्टर ह्यूगो पढ़ा था। अब हम कुछ और एक फिलोसोफर्स की बात करते हैं, उनके आइडियाज देखना। एक ब्रिटिशर्स हैं, बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए, उनका नाम था थॉमस पेन। सीधा सीधा इनके वर्क से क्वेश्चन आता है। थॉमस पेन, इनका एक फेमस वर्क है राइट्स ऑफ मैन। इसकी डेट भी जरूरी है। अमेरिका में जब रेवोल्यूशन हो रहा है तब भी ये बात कर रहे हैं, ये खुद ब्रिटिशर ही थे। इन्होंने कहा हर आदमी के अधिकार हैं, हक है। वापस बात किसकी आई? हर आदमी, इंडिविजुअलिटी की। इंडिविजुअलिटी है तो आपके बंधन नहीं है, इंडिविजुअलिटी है तो आप पे कोई बैगेज नहीं है ऑर्डर रीजन का। तो थॉमस पेन ये कह के जा रहे हैं। एक नाम आया। दूसरा नाम आता है एडम स्मिथ का। और एडम स्मिथ का फेमस वर्क है वेल्थ ऑफ ए नेशन। टाइम क्या है इसका? 17 17 1776, वेल्थ ऑफ ए नेशन। और इसमें एक फेमस कंसेप्ट देके जाते हैं, वो आप आगे विक्टोरियन में हर जगह देखोगे, लेजेज फेयर। लेजेज फेयर क्या है? फ्री कंपटीशन, मार्केट है, खुली इकोनॉमी, हर इंसान, सरकार के पास कुछ नहीं छोड़ने वाली चीज है। वही मतलब हर चीज आपको इंडिविजुअलिटी, हर चीज आपको बंधन से अलग करती हुई जा रही। तो यहां उनका फेमस कॉन्सेप्ट क्या है? लेसेज फेयर। इंडिया में लेसेज फेयर
अब सोच, इंग्लैंड में तो उस वक्त बात हो रही है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया है कब जाके, 1992 के बाद में, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के बाद में। तो खुली इकोनॉमी, हर चीज कंपटीशन खुला करो, बंधन मतलब हर चीज में बंधन तोड़े जा रहे हैं आपके, किसी चीज में आपको बांध के नहीं। अब देखिए यहां पहला फेमिनिस्ट एस्पेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने क्या लिखा था, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन, 1792। इतनी सोसाइटी में समस्याएं आ रही हैं, इतनी पॉलिटिकल समस्याएं आ रही हैं, हर इंसान अपने हक की, लिबर्टी फर्टिनिटी की बात है, तो क्या औरतें पीछे रहेंगी अपने हक की बात करने में? तो ये भी कह रही है औरत के कुछ हक हैं, अधिकार हैं। ये प्रोटो फेमिनिज्म का दौर है, जब फेमिनिज्म पूरा एक पीक पे नहीं आया था, तब कुछ लोग महिलाओं के नारीवादी चिंतन, महिलाओं के अधिकारों की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, आगे इन्हीं के रिलेटिव आप पढ़ोगे, विलियम गॉडविन, इन्हीं के रिलेटिव आप मैरी शेली का फ्रैंकेस्टीन, इसी से ताल्लुक है उनका, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से। तो ये सब लोग फिलोसोफर हैं, समाज को उस बंधन से इंडिविजुअलिटी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअलिटी आएगी, तर्क खत्म होगा। तर्क जो पीढ़ियों ने बनाया है, डेकोरम जो पीढ़ियों ने बनाया है, नेचर जो रिजिडिटी, ग्रेट चेन ऑफ बीइंग, कि आप एक सिस्टम में यहां हो, औरत को बताया गया था आप इस सिस्टम में मर्द से नीचे हो। इन्होंने कहा क्यों, किसने बनाया है? आपने, हमने ही तो वो लॉजिक तैयार किए हैं, उन्हें तोड़ना होगा अब। तो उस फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कुछ एक फिलोसोफर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। यहाँ पीछे अपन एक इंसान का नाम और पढ़ के आए थे, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ चर्चा वापस कर ले रहा हूं। उसका नाम है एडमंड बर्क। और एडमंड बर्क के वर्क का नाम क्या है, जैसे यही लिखे अपन, सबलाइम। इस सबलाइम को और एक बार, क्या है सबलाइम का आइडिया? हमने कहा था एक तो होता है आपका ब्यूटी, आइडिया ऑफ ब्यूटी, कांत ने भी इस पे बात करी। आइडिया ऑफ ब्यूटी में आपने फ्लावर को देखा, आपने देखा खूबसूरत। सबलाइम क्या है, आपने टाइगर को देखा, आपको ये मालूम चला कि ये भी कोई चीज होती है। अब ये ना तो गंदा लग रहा है, इसको देख के डर भी लग रहा है, मगर इसे देखना भी अच्छा भी लग रहा है, वो सबलाइम है। कोई चीज ऑ पैदा करे, शॉक पैदा करे, सरप्राइज पैदा करे, और इसी से कॉलरिज भी इंस्पायर होंगी। एक तो आप अब उस चीज को रिलेट करके देखो, एक तो आपको समाज ने हमेशा गुलाब की खूबसूरती के बारे में बताया कि रोज है बड़ा खूबसूरत है। टाइगर के बारे में आपको क्या बताया? खतरनाक है। तो खतरनाक तो आग भी, आप उसको देख के वो तो अच्छी तो नहीं लगती, टाइगर देख के अच्छा लगता है। देखने जाते हैं, सफारी पे जाते हैं, 3-3 दिन बैठे रहते हैं उसको देखने के लिए। क्यों? हमें जो बताया गया वो तो हमारी क्या है, जैसे कांत ने कहा वो फिनोमिना है। आपके 5 सेंसेस ने लोगों से बताया, वो रीजन ऑर्डर ऑब्जर्व किया, मगर आपके सब कॉन्शियस में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आपको बता रही हैं कि जो सोसाइटी ने तर्क दिया उससे भी कुछ इतर चीजें हैं। आप उसे खुद भी जज कर सकते हैं। आपको देख के सरप्राइज होता है, कोई चीज को आश्चर्य हो रहा है, वो भी तो एक खूबसूरती का हिस्सा है। तो कॉलरिज की आपने कुबला खान पढ़ी है, कुबला खान में कैसी चीजें दिखती हैं आपको? एक सेकंड, मैं उस पोएम को आपको दिखाता हूं। इन जानाडू, जानाडू कौन सी लोकेशन है, कहां है? चाइना, ओरिएंट, चाइना, एशिया। एशिया को कैसा माना जाता है? मिस्टीरियस, स्ट्रेंज, तर्क वाली चीज पे लोकेशन भी वहीं सेट है। जानाडू, डिड कुबला खान, चंगेज खान, कुबला खान, उन पे बात वापस वही रहेंगे। A stately pleasure dome decree where elf the sacred river rain through caverns measureless to men। अब ये बात समझने वाली है। कैवर्न्स
मेजरलेस, कोई घाटी नुमा चीज जो मेजरलेस, जिसे आप नाप नहीं सकते, इंसान कभी मेजर कर ही नहीं सकता है, तो तर्क से अगेंस्ट हुई या नहीं हुई ये बात। Down to a sunless sea, twice 5 miles of fertile ground with walls and towers girdled round, and where there were gardens bright with sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and where free forest, ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. अब यहां देखो, डाउन टू ए सनलेस सी, सनलेस सी मतलब ऐसी जगह जहां सूरज कभी पहुंचता ही नहीं, कोई अंदर की चीज, दबी हुई घाटियों में चीज है। तर्क कभी भी ऐसी दबी छुपी चीजों पे बात नहीं करेगा। तर्क तो जो आपके सामने है, आपके 5 इंद्रियों में दिख रही है, उसी पे बात करेगा। कॉलरिज किस पे बात कर रहा है? ये सबलाइम नहीं है क्या? या मैं ये कहूं, इस मिस्ट्री पे बात नहीं कर रहा है क्या? इस इमोशन इमेज, अब ये सेकेंडरी इमेजिनेशन, कल्पना, कल्पना आपकी कल्पना यही थोड़ी है जो समाज ने बताई है वही कल्पना होगी। नियो क्लासिकल तो कॉलरिज के हिसाब से प्राइमरी इमेजिनेशन है, वो तो सबके पास है। सेकेंडरी इमेजिनेशन तो यही है आपकी, जो हमने बात करी थी, डाउन टू ए सनलेस सी और ये सब। अब इसी में देख लो, एक आपको रेफरेंस और मिलेगा आगे। Oh, that deep romantic chasm which slanted down the green hill athwart a cedarn cover. एक बीच में दरार, रोमांटिक चैज़म, चैज़म होते दरार, और वो भी रोमांटिक, मिस्टीरियस दरार, जिसे नापा ही, पता ही नहीं वो कैसी कवर, वो दरार वहां उस घाटी में कैसे आ गई। A savage place, as holy as enchanted, as ever beneath a waning moon was haunted by a woman wailing for her demon lover. ऐसी जगह वहां ऐसा लग रहा है, ऐसी वहां एक औरत है, वो वेल कर रही है, रो रही है अपने एक शैतान लवर के लिए। कैसा एटमॉस्फेयर बना दिया, ग्लूमी। और ये ग्लूमी आपको प्री रोमांटिक में, गॉथिक में भी दिखता है। सबलाइम, इस एडमंड बर्ग के आइडिया से ही सबलाइम दिखता है। तो आपकी 5 कॉन्शियस से, आप जो 5 इंद्रियां हैं उससे जो चीज नापते हो, पहचानते हो, वो तो आपका लॉजिक है। और इससे परे जाके आप अनकॉन्शियस या आप सब कॉन्शियस की तरफ बढ़ते हो, वहां ये लॉजिक खत्म हो जाता है, और रोमांटिक्स इस लॉजिक में कहीं नहीं आएंगे। दिख रहा है कॉलरिज की पोएम में? यही बात मैं उस सबलाइम में और इन चीजों में करने की कोशिश कर रहा हूं। फिलोसॉफिकल कॉजेस, हर आदमी उसी तर्क से बाहर आ रहा है, जितने भी अपन ने पढ़े। ठीक है, समझ में आई चीज? एक और वर्क है इसमें, गॉडविन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एग्जाम में इसका कभी कोई चर्चा है खास होता नहीं है, इन पे सवाल आपके जरूर पूछे जा सकते हैं। टॉमस पेन का राइट्स ऑफ मैन, एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ ए नेशन, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये वर्क अपन जब फेमिनिज्म पढ़ेंगे लिटरेरी थ्योरी में तब डिटेल में पढ़ेंगे। एडमंड बर्ग का ऑन द ओरिजिन ऑफ आइडिया, सबलाइम के ऊपर ये वाली चीज, ये पीछे अपन पढ़ के आए हैं बर्ग वगैरह सब, पर इन चीजों की आज नई बात हुई थी। तो फिलोसॉफिकल भी है, पॉलिटिकल भी है और सोशल भी। अब रोमांटिक आपके पल्ले पड़ा इतनी सारी रामायण के बाद, अब इसके कुछ फीचर्स देख लें कौन कौन से हैं रोमांटिक्स के, एक एक करके अब उनको देख लेते हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या दिखेंगे आपको, अब मेरे को उनको आपको एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट फीचर्स, पहला ही मैं लिख दूं, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कौन सी? एक तो जो सबने बना रखी है कल्पना, सभी कर रहे हैं जिंदगी। इंसान, क्या हम कल्पनाएं नहीं करते जिंदगी में? करते हैं, हम सब पोएट थोड़ी हैं। लॉजिक, सेकेंडरी इमेजिनेशन वाली चीज, जहां हमारी 5 इंद्रियों से अलग चीजें, और वो अथॉरिटी है, उसको तोड़ के ही कुछ चीज हो रही है। इंद्रियां 5 है, वो भी तो अथॉरिटी है, वो भी तो कोई इंस्टीट्यूशन ही है। तो एक तो बात आई इमेजिनेशन की। दूसरा मैं लिख दूं, रोमांटिक एज में क्या दिखेगा आपको?
फीलिंग प्लस आपका इमोशंस। ठीक है, अब इसमें भी कोई समझाने वाली चीज नहीं है। तीसरी चीज है बियॉन्ड रेजिमेंटेड रियलिटी। बियॉन्ड रेजिमेंटेड, रेजिमेंटेड क्या होता है? स्थापित कर दी हुई सच्चाई है, हकीकत है, स्थापित कर दिया हुआ यथार्थ है, उससे अलग जाना कोई चीज, ये हो गई चीज। दो चीज और दिखेंगी आपको, नेचर को दिखाया जाएगा सुपर नेचुरल और सुपर नेचुरल को दिखाया जाएगा नेचुरल। वो मैं कैसे बताता हूं, जैसे मैं लिखूं, इस चीज को मैं अलग ऐसे लिखता हूं, नेचर इज सुपर नेचुरलाइज्ड, और यही साथ में लिख दूं सुपर नेचुरल इज नेचुरलाइज्ड। यहां मैं नाम लिखूंगा वर्ड्सवर्थ का, और यहां मैं नाम लिखूंगा कॉलरिज का। ये आप बता दो क्यों? वर्ड्सवर्थ क्या करता है? पेंथेइज्म, हर चीज में खुदा है। वो फूल पत्ती, फूलों से भी, डेफोडिल्स में क्या है, फूलों का भी डांस दिखा रहा है, तो सुपर नेचुरल है। कोई भी चीज प्रकृति में स्थापित है, हमारी सेंसेस में देखा, वो तो हमारे लिए नेचुरल है। हमारी इंद्रियां जिसे ग्रास्प नहीं कर पाई, कोई चीज को समझ नहीं पाई, वो मिस्टीरियस या सुपर नेचुरल है। ये सुपर नेचुरल को नेचुरलाइज करेगा कॉलरिज। कुबला खान में क्या था? स्टेटली, प्लेजर डॉम, डिक्री, रोमांटिक कैज्म। ये चीज क्या दिखाती है? कॉलरिज ऐसे बता रहा है कि जो उस दुनिया की सुपर नेचुरल चीज है, वो नेचुरली, वो नेचुरल है। तो हमारा दिमाग, चाहे हमें दुनिया ने जो ज्ञान दिया है वैसे देख लो, या उससे परे भी देखोगे आप, तो वो भी एक दुनिया है जिसे हमने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं है आज तक। तो ये वाली बात है। एक अपन ने कहा था पैंथेइज्म, वो इसी से कंसेप्ट से निकला हुआ। पैंथेइज्म, इस पे कई बार चीजें पूछी जाती हैं, एक एक राइटर का जिक्र आएगा तो उसमें और बात करेंगे, जैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है, पैंथेइज्म क्या है, वर्ड्सवर्थ और इन सबको पढ़ेंगे। तो एक चीज है अपनी इंडिविजुअलिटी। ठीक है, एक मैं लिख दूं रोमांटिक्स आर मोर इनटू इंटरनल्स रादर देन दी एक्सटर्नल्स। क्या समझ में आएगा? मोर इनटू इंटरनल्स। इंसान है, रोमांटिक्स है, वो इंसान का अंदरूनी चीज है, उसके दिमाग पे, इन पे ज्यादा फोकस है। वो ये बात नहीं करेंगे कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मजदूर कर काम कर रहे, वो इंसान की खुद की ह्यूमन नेचर, जो मैंने वर्ड काम में लिया था, उस ह्यूमन नेचर की यहां चर्चा होती है। ठीक है, और इसी इंडिविजुअलिटी को आप एक चीज और कह सकते हैं, सब्जेक्टिविटी। कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिविटी कह दी जाए। और इसकी लैंग्वेज के बारे में भी कहो तो कैसी? कॉमन मैन, और वर्ड्सवर्थ जैसे प्रीफेस में कहेंगे, लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। पोइट्री, कविता भी कैसी होनी चाहिए? लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। ये वर्ड्सवर्थ का जिक्र आएगा तब इस पे और बात करेंगे, और वर्ड्सवर्थ के ऊपर जब अपन क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे अलग से, तब इस पे और डिटेल में बात होगी। तो अभी तो ये मोटा मोटी चीज तो आपको ये फीचर्स दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब इसी चीज को अपन बुक से देख लें थोड़ा।
पहले थोड़ा यही समझ लेते हैं। कहाँ आ रहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में? नहीं नहीं, वो भी आप, ये तो एक हिस्सा मैंने दिखाया है, अब और भी बताऊं आपको पीछे। अभी रोमांटिक, ये तो इस बुक से मैं 3 ही पेज दिखाऊंगा आपको, उन 3 पेज में भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चलो। रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश, रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज डेटेड एज बिगिनिंग 1785। वो कंफ्यूजन था ना कि 85 में कहें या कब माने अपन। एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। और ऑल्टरनेटिवली इन 1789 ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला आ गया। द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, और 98 द पब्लिकेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज लिरिकल बैड, एंड एज एंडिंग आइदर इन 1830s और 1832। ये तो 37 को कंसिडर ही नहीं कर रही है बुक। अलग अलग बुक में वो अलग अलग, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ज्यादा खास तौर पे मानी जाती है वो 37 माना जाता है, कोई समस्या नहीं है। आपको राउटलेज में भी 37 दिखेगा। बट यहां क्या हुआ था, वॉल्टर स्कॉट की डेथ और फर्स्ट रिफॉर्म बिल सिग्नल द पॉलिटिकल प्रीऑक्यूपेशन ऑफ द विक्टोरियन एरा। विक्टोरियन एरा में समाज को सुधारने, फैक्ट्री वर्कर्स के राइट, हक की बात शुरू हुई थी, तो वो 1830 से दिखनी शुरू हो जाती है रिफॉर्म बिल के बाद। फॉर सम प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू द writings of their remarkable and diverse literary periods as well as for a list of suggested readings। अब आपका जो कंफ्यूजन है ना, आप ये कह रहे हैं सर यहाँ भी सीधा सही बात आ गई शुरू, वो इनके डिफरेंसेस में शुरू हो जाएगी। और ये तो डिक्शनरी है, लिटरेचर की किताब भी पूरी नहीं है। द टर्म इज ऑफन अप्लाइड ऑल्सो टू लिटरेरी मूवमेंट्स इन यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका। अमेरिका में भी दिखेगा, अपन ने बात करी। रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूजुअली सेड टू हैव बीन मैनिफेस्टेड फर्स्ट इन जर्मनी, इंग्लैंड 1790s and not to have become prominent in France and America until 2 or 3 decades after the time। मतलब 20-30 साल बाद। अब जैसे अमेरिका में कब दिखता है रोमांटिक आपको, 1820 के बाद से, और रोमांटिक 1832 में 3 डेकेड चलता है पूरा ब्रिटेन में। तो भाई 1800 में शुरू हुआ, 1789 में, और 1832 में खत्म हुआ, तो 30 साल, 30-34 साल के आसपास मूवमेंट चल रहा है। यहाँ उस वक्त फ्रांस में तो विक्टर ह्यूगो 1860 के आसपास आपको दिखेगा रोमांटिक मूवमेंट। तो वो तो अलग अलग नेशन में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वक्त पे आया है, एक ही वक्त पे नहीं आया है। मेजर इंग्लिश राइटर्स ऑफ द पीरियड इन एडिशन टू वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज वर द पोएट्स रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक। इन सब पोएट्स का नाम, इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे आगे। अब मेरे को जो बतानी है जरूरी बात आपको, उस पे आते हैं। ये नियो क्लासिक एंड रोमांटिक, ठीक। अब इनका डिफरेंशिएट किया गया है इनको आपस में। बुक कह रही है द नियो क्लासिकल पीरियड इन इंग्लैंड स्पेंस 140 years और सो आफ्टर द रेस्टोरेशन 1660। 1660 से शुरू होता है और खत्म कब हो रहा है, वही 85, 98, 98 मान लो, चलो 1798, तो लगभग 140 साल तक ये पीरियड चल रहा है। is usually taken to extend approximately from the outbreak of French Revolution lyrical ballad through the first 3 decades। और कहता रोमांटिक क्या है, पहले 3 डेकेड।
32 में तो खत्म ही होता बता रहे हैं, 37 मान लो। विद रेफरेंस कहता है अमेरिकन लिटरेचर में आगे चीज चली जाएगी, जो चीज आपको कहनी है बतानी है वो ये। अब पहले तो 3-4 चीजें इसने न्यू क्लासिकल की बता रखी है। न्यू क्लासिकल क्या था, फिर इसने डिफरेंशिएट किया है किसके साथ, न्यू क्लासिकल को रोमांटिक के साथ। एज इट इज स्टेटमेंट उठाए जाते हैं इस किताब से और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उनको थोड़ा देख लें तो आपको लैंग्वेज की भी समझ रहेगी और कंसेप्ट तो वही है जो अपन पढ़ के आए हैं। तो पीछे अपन ने न्यू क्लासिकल पढ़ा था, एक बार वापस आपका एक दो चीजें आ जाएंगी तो रिविजन होता दिखेगा आपको। दीज ऑथर्स एग्जिबिटेड, कौन से ऑथर्स, नियो क्लासिकल के ऑथर हैं, उन्होंने क्या एग्जिबिट किया, ए स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनलिज्म। इस बात से आप सहमत हैं क्या, नियो क्लासिकल राइटर ट्रेडिशनलिस्ट थे। आप वो एरिस्टोक्रेसी नॉवेल्स को छोड़ो एक बार भाई। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन का क्या मतलब होता है, परंपराएं। किसी चीज की मान लो, नॉलेज की परंपरा है, चर्च की परंपरा है, परंपराएं किसने बनाई। चलो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ट्रेडिशनलिज्म की जगह लॉजिक लिख दूं तो सही है क्या। जैसे ये मानो, यही तो मैं बात कर रहा था, लॉजिक परंपराओं से ही तो आया है। ये न्यू क्लासिकल किसको फॉलो कर रहे थे, नियो क्लासिकल स्यूडो क्लासिक, यानी पीछे वाले दौर को फॉलो कर रहे थे, जो क्लासिक्स ने किया वही न्यू क्लासिकल फॉलो कर रहे हैं। उसके परे नहीं जाना, क्योंकि उसके परे जाओगे रीजन टूट जाएगा, उसके परे जाओगे डेकोरम टूट जाएगा, उसके परे जाओगे आपका नेचर जो कहा वो टूट जाएगा। तो ये ट्रेडिशनल हुए ना भाई। आप मॉडर्न किसे मानते हैं ये बताओ मेरे को। जैसे आज के टाइम पे ये कोई ये कह दे, अ, मैं तो मम्मी पापा बताएंगे वहीं शादी करूंगा, है ना। कोई ये कह दे, नहीं मेरी मम्मी ने ये कहा है इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाना, तो आप क्या कहोगे कि क्या यार मतलब बेवकूफ है आदमी, आज के टाइम में भी ऐसी बातें सोच रहा है। तो आप उस लॉजिक में बंधे नहीं हो जो पुराना था, आप नए की तरफ आ गए हो, आए हो नहीं आए हो। तो ट्रेडिशनलिज्म टूटा या नहीं टूटा, ये तो रोमांटिक तोड़ेंगे। यहाँ न्यू क्लासिकल में तो ट्रेडिशनल है ना अप्रोच, which was often joined to a distrust of radical innovation and was evidence above all their great respect for classical writers. ये ट्रेडिशनलिज्म का मतलब ही आपका क्लासिकल राइटर ने जो, क्योंकि ये बात सिर्फ लिटरेचर के सेंस में कर रहा है, मैं उसे सोसाइटी से जोड़ के चीजों को बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। पोप ने जो लिखा वो हॉरेस की, जैसे पोप ने ऐसे ऑन मैन लिखा, पोप ने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा, वो आर्स पोइटिका है हॉरेस का, उसी की तो कॉपी है। और हॉरेस तो रोमन पीरियड में लिख रहा था, तो ट्रेडिशनलिस्ट हुए नहीं हुए। That is, the writers of ancient Greece and Rome who were thought to have achieved excellence and established the enduring models in all the major literary genres. ये मानते थे पुराने लोगों ने आर्ट में, लिटरेचर में एक्सीलेंस हासिल कर ली है, तो उनको फॉलो करना ही, चीजों को, परंपराओं को फॉलो करना, उनको फॉलो करना ही सही बात होगी। उनसे इतर जाएंगे तो सोसाइटी में अराजकता आएगी। Hence, the term neoclassical, it is from this high estimate of the literary achievements of classical antiquity. The term a classic has come to be applied to any later literary work that is widely agreed to have achieved excellence and have set a standard of its kind. अब ये कह रहा है कि क्लासिक होता क्या है, कहते हम बार बार ये बात करते जा रहे हैं कि नियो क्लासिकल क्लासिक्स को फॉलो कर रहे थे, और ये 2 लाइन में बता के जा रहा है कि क्लासिक क्या होता है, क्या होता है क्लासिक। किसे कहोगे आप क्लासिक, इस बुक की ये डेफिनेशन वापस पढ़ लो। Hence the term neoclassic, it is from high estimate of literary achievements of classical antiquity. The term a classic has come to be applied to any later literary work that is widely agreed to have achieved excellence.
इस क्लासिक की जगह लिटरेचर में खास वर्ड जो काम में लिया था वो है क्लासिक। जो पुराना है और एक्सेप्टेड है, उसने एक एक्सीलेंस हासिल कर ली, अपने तर्क और लॉजिक को जिन्होंने समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। शेक्सपियर भी क्लासिक है और इसी क्लासिक को कैनन बोलते हैं लिटरेचर में। चेतन भगत क्लासिक नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कुमार विश्वास क्लासिक नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। टैलेंटेड हैं, सब चीजें हैं, मगर क्लासिक में एक्सेप्ट नहीं किया गया उनको। क्लासिक क्या, इनकी रेपुटेशन का पता चलेगा 200-300 साल बाद। ये अगर क्लासिक हुए तो इन्हें याद रखा जाएगा, नहीं हुए तो नहीं रखा जाएगा। तो नियो क्लासिकल उन्हीं क्लासिक को ही फॉलो कर रहे थे, ये बात कह रहा है। और फिर ये बता रहा है कि टीएस एलियट ने एक वर्क लिखा व्हाट इज क्लासिक, और फ्रैंक करमोड का वर्क है क्लासिक 1975। इसमें ये डिफाइन कर रहे हैं क्लासिक होता क्या है, ये सब चीजों के बारे में बात। ठीक, अब अगला जो हिस्सा इसने बात करी है, literature was conceived to be primarily an art that is set of skills which, अब इसका मैं पूरा आपको क्रक्स बताता हूं जहां जितना जरूरत है। Literature was conceived to be primarily an art that is set of skills which, although it requires innate talents, must be perfected by long study, practice, and consist mainly in the deliberate adaptation of known and tested means to the achievement of foreseen ends upon the audience or readers. The neoclassical ideal founded especially on Horace, Roman ars poetics. Special allowances were often made for the uttering and innovative freedom of what were called natural genius. देखिए यहां बात क्या कर रहा है, दो चीजों की बात। नियो क्लासिक ये मानते थे लिटरेचर है वो एक आर्ट है, और आर्ट को आप एवे ही नहीं करते हो। आर्ट पे आपको आर्ट डेलिब्रेट हुआ करती है, प्रैक्टिस से आर्ट पैदा होती है। प्रैक्टिस कहां से, आर्ट सीखने से पैदा होती है। सीखोगे कहां से, क्लासिक से सीखोगे। अब याद करो वर्ड्सवर्थ क्या कह रहा है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो ये तो कह रहा है आर्ट है वो क्या है, स्किल है और डेलिब्रेट एडेप्टेशन है, मेहनत से हासिल होगी। जितनी मेहनत आर्ट पे करोगे, जितनी उस पे राइटिंग करोगे, फिर जैसे न्यू क्लासिक क्या लिखते हैं, हेरोइक कपलेट में दोहों में लिखते थे। अब दोहा ऐसे प्रैक्टिस से बनेगा। कोई शब्द ऊपर, जैसे उर्दू में कोई शेर है, अब शेर के अंदर वजन कितना है शब्द के ऊपर, ऊपर वाले लाइन पे नीचे वाले लाइन पे जरूरी है। अगर वो ऊपर नीचे हुआ तो उसका क्या, काफिया रदीफ उसका सब बिगड़ जाएगा, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, उसकी बहर खराब हो जाएगी। तो जब उसका बैलेंस बिगड़ गया तो वो लॉजिक से परे हो गया। यही होता है ना। तो ये डेलिब्रेट है, आर्ट को परखा जाता, तराशा जाता है आर्ट को। और वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं आर्ट तो आप बैठे हो, आपके मन में विचार आए, एक साथ विचार आ रहे हैं, उनको लिख दिया, आर्ट खत्म। कोई क्लासिक कुछ नहीं है। ये फर्क है। मगर ये एक बात कह के जा रहा है, कहता नेचुरल जीनियस नाम की वैसे तो कोई चीज नहीं होती, मेहनत से ही आर्ट होती है, नेचुरल जीनियस कुछ नहीं होती। न्यू क्लासिकल ये कहते थे कि कोई पैदा होने से ही टैलेंट लेके आया हो। टैलेंट तो मेहनत से, डिसिप्लिन से, है ना। तो वो कह रहे हैं कि नेचुरल जीनियस आप एक दो लोगों में मान लो, होमर में मान लो, शेक्सपियर में मान लो, उसके अलावा न्यू क्लासिकल कहते हैं हमें कोई दूसरा एग्जाम्पल दिखा दो इनके अलावा। सब लोग मेहनत से ही बने हैं, शेक्सपियर और होमर को छोड़ दोगे। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसको समझा के यहां आपको पजल नहीं करूंगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तब ये चीज आएगी। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में सवाल आया था, इन इंग्लैंड हाउ एवर
Many critics were dubious about some of the rules accepted by Italian and French critics and opposed the strict application of rules as three unities in drama. हम बार बार पढ़ते हैं थ्री यूनिटीज इन ड्रामा. क्रिटिसिज्म में अपन पीछे आगे आएगी बात आएगी तब पढ़ेंगे. मैंने पीछे भी चर्चा करी एक दो बार कि एरिस्टोटल ने कभी तीन यूनिटीज की बात करी नहीं थी. उसने तीन यूनिटी का जिक्र नहीं किया था कभी कि ड्रामा पढ़ते वक्त टाइम, प्लेस, एक्शन, उसने कभी नहीं कहा था. ये बाद में फ्रेंच और इटालियन क्रिटिक का बनाई हुई चीज है जिसे ब्रिटिश क्रिटिक भी एक्सेप्ट नहीं करते थे. ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि इंग्लिश राइटर्स ने न्यू क्लासिक को फॉलो तो किया मगर पूरा पूरा फॉलो नहीं करते थे वो भी, इसीलिए इन्हें स्यूडो क्लासिक्स भी बोलते हैं. पूरा फॉलो नहीं करते थे कैसे कि इन्होंने कभी तीन यूनिटी को माना. जैसे जॉनसन न्यू क्लासिक है, जॉनसन ने शेक्सपियर ने कभी तीन यूनिटी फॉलो नहीं करी मगर जॉनसन तारीफ करता है शेक्सपियर की. तो ये क्या कह रहा है कि ये तो इटालियन और फ्रेंच क्रिटिक ही मानते थे इतना ज्यादा रिग्रेस चीज तो, और पर कोई ना कोई चीज यहां आपको वो दिख रही है पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे थे मगर फॉलो कर रहे थे. ये एक एक्स्ट्रा चीज आई तो बताइए. अभी न्यू क्लासिकल वाला जो चीज अपन समझ रहे हैं वो समझ में आ रही है ना आपको, क्लासिक रीजन और वो वाली बात. अब यहां इसमें तीसरे पॉइंट में बात कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर रिगार्डेड एज द प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, ए मिरर हेल्ड अप टू नेचर. कहने का मतलब है नो आर्ट फॉर आर्ट सेक बट आर्ट फॉर ह्यूमैनिटीज सेक. न्यू क्लासिकल मानते थे आर्ट है वो इंसान के का समाज को सुधारने के लिए है और समाज सुधरेगा तभी जब आप एक ऑर्डर में रहोगे. चौथा पॉइंट, in both the subject matter and the appeal of art, emphasis was placed on what human beings possess in common representative characters and widely shared experience, thought, feeling, and taste. True wit, Pope said, much quoted passage of essay in criticism was often thought but never so well expressed. This is the primary aim of poetry, is to give new and consummate expression to the great commonplace of human wisdom. यहाँ बात क्या है, यहां ये इस लाइन में कहना चाह रहा है ऑब्जेक्टिविटी. आर्ट है वो ऑब्जेक्टिव है. इंसान की फीलिंग एक जैसी, सब इंसान के पास, जैसे आइडिया ऑफ लव है, एंगर है, सबके पास होता है. तो इन सब पे बात करना ही लिटरेचर का काम है, वही लिटरेचर है, उसी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के ऊपर बात करना. मगर उसको नए तरीके से आप कैसे कह सकते हो, उस एक्सप्रेशन को कुछ नया कैसे, कोई रूपक, मेटाफर, सिमिली लगा के कुछ नया कैसे कह सकते हो. कहना नया है मगर उस ऑर्डर में बंद के ही कहना है, उस ऑर्डर से अलग जाके कभी नहीं कहोगे. तो आर्ट रोमांटिक में सब्जेक्टिव है और यहां ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, रोमांटिक्स के लिए आर्ट सब्जेक्टिव, इनके लिए ऑब्जेक्टिव. मतलब अगर आप प्रेम की बात कर रहे हो, तो गुस्से की बात कर रहे हो, तो सब ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करे वो चीज एक, और उसी ऑर्डर में बात करो जो क्लासिक ने बताया है. नया कुछ नहीं होगा. नया आपका एक्सप्रेशन नया हो सकता है. कोई तो कहे मुझे गुस्सा आ रहा है, कोई उसी गुस्से को कहते मुझे क्रोध आ रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन अलग हो सकता है आपका, मगर बात वही होगी. ये देखिए वही बात मैं पीछे करके आया था. Humanities need to submit to its restricted position in the cosmic order, an order sometime envisioned as natural hierarchy or great chain of being. आप एक ऑर्डर का हिस्सा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा. In art, in life, was the most one's freedom. The poets admired extremely the great genres of epic and tragedy, but wrote their own masterpieces in admittedly lesser and less demanding forms such as essay in verse, prose, the comedy of manners, especially satire, in which they felt they had more chance to equal or surpass their classical English, but they submitted at least some rules and other limiting convention, literary subject, structure, diction. Typical was their choice in many poems to write within extremely आर्ट. अब यहाँ एक कोट है होरेस का, आर्ट दैट हाइड्स आर्ट
नियो क्लासिकल पढ़ते वक्त इस कोट की अपन ने बात करी थी, आर्ट दैट हाइड्स आर्ट का क्या मतलब है? सोचो देखे थोड़ा सा। हम्म। हम्म, हाँ, समझ गए आप। होरेस कहते हैं आर्ट दैट हाइड्स आर्ट, आपने जो कहा वो ठीक है। आप आर्टिस्ट भी हो, आप क्रिएट भी करना है। आर्ट का मतलब कुछ नया बना रहे हो, मगर आपके पास बंधन भी होने चाहिए। बंधन आपके पास, आपके प्रोड्यूसर, आपके जो पीछे के लोग आ चुके हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, सॉरी, उनके आपके ऊपर बंधन है, और वो होने चाहिए, तभी आर्ट आर्ट है। अदरवाइज आर्ट क्या है फिर? कुछ रूल रेगुलेशन तो हो, ऐसे तो फिर हर कोई कुछ ही लिख देगा। न्यू क्लासिक्स ये मानते हैं। अब बात आती है आपके रोमांटिक। आपस में इनको मैंने कहा था, ये अपन जक्सपोज करके देखें तो, द प्रिवेलिंग एटीट्यूड फेवर्ड इनोवेशन ओवर ट्रेडिशनलिज्म। पहला शब्द उसमें ट्रेडिशनलिज्म था, यहां क्या है? इनोवेशन है। ट्रेडिशनलिज्म को खारिज करता है रोमांटिक। ठीक। इन द मटीरियल्स फॉर्म स्टाइल लिटरेचर, हर जगह वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू द second edition of Lyrical Ballad 1800 was written as a poetic manifesto or statement of revolutionary aims in which he denounced the upper class subject and poetic diction of the preceding century and proposed to deal with materials from common life as selection of language really used by men. वर्ड्सवर्थ ने 1800 में लिरिकल बैलेड के जो मैनिफेस्टो प्रीफेस लिखा, वो पोइटिक डिक्शन की बात करता है, और वर्ड्सवर्थ कहते हैं ट्रेडिशनलिज्म हमें नहीं चाहिए। ट्रेडिशनलिज्म न्यू क्लासिकल में क्या था? एरिस्टोक्रेसी की बात, अपर क्लास की बात, लॉयलिटी टू द रॉयलिटी की बात, है ना? यहां क्या है कि नेचर के करीब इंसान, इमोशनल अनसिविलाइज्ड आदमी ही सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उसके पास तर्क नहीं, उसके पास मासूमियत है, और वो सच्चा है। वो सच्चा है तो उसी पे बात होगी और उसी की भाषा में बात होगी। ठीक। कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है न्यू क्लासिकल का इसका? Wordsworth's serious or tragic treatment of lowly subjects in common language violated the neoclassical rule of decorum, order. इन चीजों को वर्ड्सवर्थ खारिज कर रहे हैं, which asserted that serious genres should deal only with the momentous actions of royal aristocratic characters in appropriately elevated style. नियो क्लासिक्स में क्या ट्रेजेडी किसके ऊपर लिखी जाती थी? ट्रेजेडी किसकी होगी? अपर क्लास की दुख होगा। लोअर क्लास है क्या? वो तो लोअर क्लास है, सारे दिन ही दुख है, उसकी क्या ट्रेजेडी दिखाओगे? अपर क्लास का डाउनफॉल होगा, कैथारसिस होगा, वही ट्रेजेडी है। वर्ड्सवर्थ इस चीज को नहीं मानते, ये सिस्टम ही खराब है पूरा, क्योंकि ये जितने थिंकर ये कहां जा रहे हैं? अथॉरिटी को तोड़ के दूसरी तरफ। Coleridge, John Keats, and other of the realm of the supernatural and of the far away and the long ago, the assumption by William Blake, William Wordsworth, P.B. Shelley of the persona of a poet prophet who writes a visionary mode of poetry. Shelley को persona of a poet prophet के बारे में, ये poet और prophet कहा जाता है, अपन बात करेंगे आगे जब पढ़ेंगे Shelley के बारे में. And the use of poetic symbolism deriving from the word I always seek what I see, Shelley, the likeness of something beyond the present and tangible object. देखिए वही बात है जो मैं कह रहा हूं, 5 सेंसेस से बियॉन्ड जाने की बात. शेले कहते हैं द लाइकनेस ऑफ समथिंग बियॉन्ड द प्रेजेंट एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट. जिस चीज को आप देख पाए, सुन पाए, महसूस कर पाए, उसके परे जाना ही आपका आर्ट का काम है. कीट्स क्या करते हैं? नेगेटिव कैपेबिलिटी खुद है ही नहीं. कीट्स चीजों में ढूंढ रहा है अपने आप को, क्योंकि खुद को तो उसे महसूस करवाया गया कि मैं क्या हूं. वो कहता मैं हूं ही नहीं, मेरे से परे भी दुनिया है. कोई आपका होने से इतर कोई चीज जाए, तो ऐसा ही कहते हैं आई ऑलवेज सीक व्हाट आई सी, और टेंजिबल ऑब्जेक्ट के ऊपर.
और देखते किसे, कल्पनाओं के थ्रू कोई दूसरी सुपर नेचुरल दुनिया को। तो ये वही बात उस ट्रेडिशनलिज्म से परे जाने के लिए इन चीजों में इतनी 2-5 बातें बताई गई। ये कोट है, जैसे बुक की क्या खास बात होती है, जैसे ये कोट है शैले का, आई द लाइकनेस ऑफ समथिंग बियॉन्ड द प्रेजेंट एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट। या तो इसे रोमांटिक के स्टेटमेंट में डाल के पूछ लें, या ये पूछ लें किसने कहा है। अगले हिस्से में बात है, इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ रिपीटेडली डिक्लेयर्ड दैट गुड पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। कहा गया? ये यही चाह रहा है कि बंद कर दूं क्लास है। पढ़ लें। 240। Spontaneous overflow of powerful feelings. According to this view, poetry is not primarily mirror of man in action. On the contrary, its essential component is poet's own feeling while the process of composition, since it is spontaneous. कहने का मतलब है, कविता है आदमी के एक्शन या डेलिब्रेट एक्शन के बारे में नहीं है, कविता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में है, उन भावनाओं के हाथों हाथ उद्वेलन के बारे में है। आप जितना मुखर होगे हाथों हाथ कोई चीज की, वो आपकी चीज नेचुरल है। जितना आप वक्त लोगे, टाइम लोगे, आपका नेचुरल छूटता जाएगा और आपके ऊपर जो बैगेज है एंशिएंट का, वो आता जाएगा। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और कविता ये स्पॉन्टेनिटी पैदा कैसे होगी? आप जब ट्रैंक्विलिटी, एक आराम से पुराने वक्त में या तसल्ली से कहीं बैठे हैं, वहां जो आपने ग्रास्प किया है, नेचर के पास जाके, नेचर से इंस्पायर होके, ह्यूमन नेचर जो लोली है, कॉमन मैन के पास बैठ के, अनसिविलाइज दुनिया में, मिडिल एजेस, मिडीवियल पीरियड में जहां तर्क नहीं था, उससे इंस्पायर होकर जब लिखते हो तो वो स्पॉन्टेनियस होती है चीज। Wordsworth decreed as artificial rules and conventions of his neoclassical predecessors if poetry comes not naturally, ये कहा है कीट्स ने, if poetry comes not as naturally as leaves to a tree, it had better not come at all. ये कई बार लाइन पूछी जाती है। अगर कविता पेड़ एक शाख पे पत्तियों की तरह नहीं पैदा हो रही है नेचुरली, तो इसका बढ़िया ये पैदा ही ना हो। The philosophically minded Coleridge substituted for neoclassical rules, which he described as imposed on the poem from without, the concept of inherent organic laws. That is, he conceives that each poetic work, like a growing plant, evolves according to its own internal principles into a final organic form. ये जब आप कॉलरिज में इमेजिनेशन की अपन बातें करेंगे, तब ये चर्चा आएगी कि कोई चीज है वो ऑर्गेनिक बनती कैसे है। वहां वो फैंसी की बात भी करेंगे, वहां वो सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात भी करेंगे। सेकेंडरी इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं? इम्प्लास्टिक पावर, जो चीजों को जोड़ने का, तोड़ने का काम कर रही है। तो इस पे जब अपन क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो अपन कॉलरिज का आइडिया क्या है, रोमांटिक में, थियरी में या फिलॉसफी देने का जो काम कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको पोएट दिखेगा या फिलोसोफर दिखेगा, वो कॉलरिज दिखेगा। उसको जब क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे उस पर। To a remarkable degree, external nature, the landscape together with its flora, fauna, became a persistent subject of poetry. Flora and fauna, वनस्पति, जंतु, ये सारी चीजें आपके सब्जेक्ट हैं पोइट्री के, and was described with an accuracy and sensuous nuances
अनप्रेसिडेंटेड इन अर्लियर राइटर्स, जो पहले के राइटर्स में आपके पास नहीं थे. It is a mistake, however, to describe the romantic poets as simply nature poets. यही मैं बता रहा था, आपने कहा था कि नेचर, तो मैंने कहा था 90% सही हो, 10% नहीं. तो अब ये क्या कह रहा है कि रोमांटिक पोइट्री का मतलब सिर्फ नेचर, इस एनवायरमेंट की कविता नहीं है. सी नेचर राइटिंग, while many major poems by Wordsworth and Coleridge and to a great extent by Shelley and Keats set out from return to an aspect of change of aspect in landscape, the outer scene is not presented for its own sake but as stimulus for the poets to engage in most characteristic human activity. ये नेचर है ना, ये बाहर का नेचर है, ये एज ए स्टिमुलस काम कर रहा है, आपको इंस्पायर करने का सिर्फ काम कर रहा है. जरूरी नहीं है ये क्या करेगा. भाई डेफोडिल पे पोइट्री लिखी जा रही है, तो डेफोडिल क्या कर रहे हैं, पोइट को कोई चीज के लिए, ये प्रकृति आपको कोई चीज करने के लिए उकसा रही है, ये इमोशंस है, ये आपको उकसा रहे हैं. अब जरूरी नहीं है डेफोडिल पे बात करी तो सिर्फ फूल की ही बात है, वहां वो डेफोडिल है, हो सकता है उस लोलीनेस, उस कॉमन मैन, उन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्योंकि रोमांटिक एज के फीचर्स में सबसे खास बात आपको प्री रोमांटिक रोमांटिक दोनों में मिलेगी. पर्सोनिफिकेशन का यूज सबसे ज्यादा लिटरेचर में जहां दिखेगा वो रोमांटिक और प्री रोमांटिक में दिखेगा. क्योंकि पेंथेइस्ट अप्रोच, नेचर है वो इंसान की तरह बिहेव करेगा यहां, और उल्टा भी है, बात नेचर की हो रही है, इंसान की हो रही है, इंसान की बात में भी नेचर दिख जाएगा. नाइटिंगेल क्या है, नाइटिंगेल किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाइटिंगेल दुखी है, उससे दिखा रहा है कि इट्स मैं भी दुखी हूं. तो एक कोई बड़ा विजन है, सिंबल का यूज है, तो नेचर सिर्फ इंस्पायर कर रही है, बात कुछ और भी कर रहे हैं वो साथ में, कहने की यहां ये कर रहे हैं कोशिश. रिप्रेजेंटेटिव रोमांटिक वर्क्स आर इनफैक्ट पोएम्स ऑफ फीलिंगफुल मेडिटेशन व्हिच ऑल्दो ऑफन स्टिमुलेटेड बाय नेचुरल फिनोमिना से आपकी फीलिंग्स है स्टिमुलेट हो रही हैं, एक तरह से उनको बढ़ावा मिल रहा है, उससे इंस्पिरेशन मिल रही है. अब इसमें एक चीज करते हैं, लास्ट हिस्सा इसका, नियो क्लासिकल और ये रोमांटिक्स. अब इनमें डिफरेंस के अपन एक दो चीजें देख लेते हैं. इसका टाइम पीरियड लगभग चला है 1660 से 1798 मान लेते हैं, 140 साल तक. और ये कितने दिन चला, 1798 से चलो 1837 मान ले, तो ये 3 दशक तक लगभग 30 साल मान लो, एक ऑन एन एवरेज अपन वैसे देखें तो राउंड फिगर में 140 साल चलने वाला 30 साल. पहली चीज तो यही दिख रही है. ये बात करता है ट्रेडिशनलिज्म की, और ये बात क्या करता है, स्पॉन्टेनिटी. स्पॉन्टेनियस ट्रेडिशनलिज्म, चलो इनोवेशन, पुराना है उसके नए की तरफ आना है. यहां आर्ट क्या है, आर्ट डेलिब्रेट है, आर्ट मेहनत से पैदा होती है. यहां आर्ट क्या है, यहां आर्ट है स्पॉन्टेनिटी है आर्ट में, आर्ट फॉर आर्ट सेक नहीं, आर्ट फॉर आर्ट सेक
एक हिस्सा हल्का नजर आता, पूरी तरह आर्ट फॉर आर्ट से पूरी तरह रोमांटिक नहीं है। आर्ट फॉर आर्ट से आपको आगे जाके विक्टोरियन एंड में दिखेगी। कुछ हिस्सा ये शैली की पोएम है जैसे मास्क ऑफ एनार्की, वो लोगों के लिए बात कर रही है ना, तो पूरा रोमांटिक आप आर्ट फॉर आर्ट से ये एक स्वीपिंग रिमार्क अपन दे नहीं सकते यहाँ पे, अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस है आर्ट। यहां आर्ट ऑब्जेक्टिव है, यहां आर्ट सब्जेक्टिव है। और क्या दिखेगी चीज? लॉयलिटी टू रॉयलिटी, यानी यहां एरिस्टोक्रेसी की बात है, अपर क्लास की बात है। यहां कॉमन मैन की बात है। ठीक, ट्रेडिशनलिज्म में यहां अथॉरिटी है, यहां बियॉन्ड अथॉरिटी वाली वही बात आ गई। एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, वो लास्ट ये है, इससे एक दो बारी चीजें पूछी हुई हैं, तो उन एक दो चीजों की और बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इसकी डेफिनेशन दी है कुछ लोगों ने अलग अलग। एफ.एल. ल्यूकस ने रोमांटिसिज्म की 11,396 डेफिनेशन दी। विक्टर ह्यूगो ने रोमांटिसिज्म को क्या कहा? लिबरलिज्म इन मतलब आर्ट में जहां लिबर्टी दिखे वही रोमांटिक है। वॉट डंकन ने क्या कहा? द रेनेसांस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री। और वॉल्टर पेटर ने कहा एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू रियलिटी। ये भी कई बार पूछा जाता है। एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू। अब मेरे को ये बता दो, इसमें आपको कौन सी डेफिनेशन में कोई समस्या दिख रही है? खुद समझो एक तो, फिर मेरे को बताओ। देखिए, पहली तो लिबरलिज्म इन आर्ट, ये समझ में आया कि वॉट डंकन द रेनेसांस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री। ये समझने वाली है थोड़ी सी चीज। रेनेसांस का मतलब क्या है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण किसका था? क्लासिक्स का। मिडिल एजेस का ना, क्लासिक्स का तो हुआ, क्लासिक्स जो ग्रीक और रोमन का। यहां वंडर और मिस्ट्री का पुनर्जागरण है। वंडर और मिस्ट्री कहां है? अब तुम सही हो, मिडिल एजेस में थी वंडर और मिस्ट्री। वॉल्टर पेटर ने कहा एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी। एक तो ब्यूटी आपकी 5 इंद्रियों से बताएगी, मैंने टाइगर का एग्जांपल दिया, तो कुछ उस खूबसूरती में कोई अलग पना दिखाना, आपके नेचुरल से सुपर नेचुरल की तरफ बढ़ना, आपके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस की तरफ बढ़ना, अलग अलग चीजों को तलाश करना। तो ये डेफिनेशन सही है। इतनी सारी डेफिनेशन बनती है, इसीलिए ये भी कोई खाली बैठा था, इसने इतनी सारी डेफिनेशन दी, 11,396 डेफिनेशन। तो ये रोमांटिक का बैकग्राउंड। इसको अब आपको रिवाइज करना है और बुक से देखना है। चलिए, शुक्रिया। अगली क्लास में